दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 2 को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। अब अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में बदलता है अर्थात परिवर्तित करता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात हेक्सोकाइनेज। क्या नाम है? हेक्सोकाइनेज जो है यह ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में परिवर्तित करता है। अब अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? तो याद रखेंगे, पाचन तंत्र में सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। अब अगला प्रश्न है, डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम अनवाइंडलिंग करता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है हेलिकेस। क्या है? हेलिकेस। अब अगला प्रश्न है, विद्युत अपवहन की प्रक्रिया में धातु किस इलेक्ट्रोड पर जमा होती है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात कैथोड पर। किस पर? कैथोड पर। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ग्वाइटर। मानव शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ग्वाइटर। अब अगला प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो याद रखेंगे, सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। कौन है? टंगस्टन। अब अगला प्रश्न है, किस तत्व के कारण क्लोरोफिल हरा रंग दिखता है? तो इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम के कारण से। किसके कारण से? मैग्नीशियम के कारण से क्लोरोफिल हरा रंग का दिखता है। अब अगला प्रश्न है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता? तो याद रखेंगे, आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल बेस पाया जाता है। कौन पाया जाता है? यूरेसिल। अब अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो याद रखेंगे, फेगोसाइटोसिस। क्या नाम है? फेगोसाइटोसिस। अब अगला प्रश्न है, कोशिका के ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला प्रश्न है, पारा एकमात्र धातु है जो? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तरल अवस्था में होता है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा नियम बल और संवेग परिवर्तन को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम। अब अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। अब अगला प्रश्न है, जल में घुली CO2 का pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे, जल में घुली CO2 का pH पर प्रभाव घटता है। क्या होता है? घटता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोण आपतन अधिक हो और
माध्यम सघन से विरल हो। याद रखेंगे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब कोण आपतन अधिक हो और माध्यम सघन से विरल हो। अब अगला प्रश्न है, कौन सा प्लास्टिड भोजन संग्रह में सहायक होता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट। अब अगला प्रश्न है, यदि एक तारे की रंगत नीली है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि यह गर्म है। एक तारे की रंग नीली है तो इसका अर्थ है कि वह गर्म है। अब अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखेंगे कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्ध पारगम्य, अर्थात यह कुछ पदार्थों को गुजरने देती है। अब अगला प्रश्न है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है वाटसन और क्रिक ने। कब दी थी? तो याद रखेंगे 1953 में। कब? 1953 में। डार्विन को विकासवाद का जनक कहा जाता है, वहीं मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है और पाश्चर को कीटाणु सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है किसमें? तो याद रखेंगे प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में। अब अगला प्रश्न है, ज्वालामुखीय चट्टानों का उदाहरण क्या है? तो याद रखेंगे ज्वालामुखीय चट्टानों का उदाहरण बेसाल्ट है। क्या है? बेसाल्ट। अब अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व नीला विलयन बनाता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है कॉपर। कौन सा तत्व नीला विलयन बनाता है? तो याद रखेंगे कॉपर जो है यह नीला विलयन बनाता है। अब अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु जल में डूबी होती है तो उसका भार कम क्यों लगता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात अपसारी बल के कारण से। किस कारण से? अपसारी बल के कारण से। अब अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखेंगे परमाणु बम न्यूट्रॉन का विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? न्यूट्रॉन का विखंडन सिद्धांत पर। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो याद रखेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता का। किसका? रोग प्रतिरोधक क्षमता का कार्य है। अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? चांदी। अब अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है बैकरेल। क्या नाम है? बैकरेल। अब अगला प्रश्न है, दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? तो याद रखेंगे दूध का पीला रंग जो है वह राइबोफ्लेविन के कारण से होता है। किस कारण से? राइबोफ्लेविन के कारण से। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। कौन है? लीवर। अब अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता? तो याद रखेंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अर्थात यह ना ही अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है। अब अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है? तो याद रखेंगे डीएनए और आरएनए में शुगर का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? शुगर का। अब अगला प्रश्न है, कौन सा रोग प्रोटोजुआ से होता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मलेरिया रोग जो है यह प्रोटोजुआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजुआ से। अब अगला प्रश्न है,
आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक किसमें उपयोग होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीन साइलेंसिंग में। किसमें? जीन साइलेंसिंग में। अब अगला प्रश्न है, एक वस्तु जो बिजली की सुचालक हो लेकिन उष्मा की कुचालक हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है रोमर ने। किसने? रोमर ने। अब अगला प्रश्न है, हृदय को रक्त देने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोरोनरी आर्टरी। क्या कहलाती? कोरोनरी आर्टरी। अब अगला प्रश्न है, एक न्यूट्रॉन में कौन कौन से कण होते हैं? तो याद रखेंगे एक न्यूट्रॉन में एक अप और दो डाउन कण होते हैं। एक अप और दो डाउन कण होते हैं। अब अगला प्रश्न है, जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखेंगे जैविक उत्पत्ति का सिद्धांत ऑप्शन सी, ओपारिन और हाल्डेन ने दिया था। किसने? ओपारिन और हाल्डेन ने। अब अगला प्रश्न है, सूर्य में कौन सी प्रक्रिया से ऊर्जा बनती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन से। किससे? न्यूक्लियर फ्यूजन से, जिसे हिंदी में नाभिकीय संलयन के नाम से भी जानते हैं। अब अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के लिए कौन सा लक्षण विशेष होता है? तो याद रखेंगे स्तनधारियों के लिए दुग्ध उत्पन्न करना विशेष लक्षण होता है। कौन सा लक्षण? दुग्ध उत्पन्न करना। अब अगला प्रश्न है कि जीवों में आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। तो याद रखेंगे जीवों में आनुवांशिकता के वाहक डीएनए होते हैं। कौन होते हैं? डीएनए। अब अगला प्रश्न है, गैसों का दबाव किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे गैसों का दबाव अणुओं की गति के कारण से होता है। किसके कारण से? अणुओं की गति के कारण से। अब अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। अब अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जल में घुलकर अम्ल बनाती है? तो याद रखेंगे CO2 गैस जो है यह जल में घुलकर अम्ल बनाती है। क्या होती है? अम्ल बनाती है। अब अगला प्रश्न है, सजीवों में कोशिका विभाजन की गति बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। अब अगला प्रश्न है, रेखीय त्वरण का मात्रक क्या है? तो याद रखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से रेखीय त्वरण का मात्रक क्या है? तो याद रखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखेंगे मानव शरीर में जल की मात्रा 60 से 70% होती है। कितनी होती है? तो 60 से 70%। और आज का अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व जो है वह रेडियोधर्मी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम जो है यह रेडियोधर्मी नहीं है, बल्कि बाकी सभी जो है यह रेडियोधर्मी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से सेट लगाया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ।